करते हैं बेसिकली। एक हमारे पास इंटरनल फैक्टर है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, और एक जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो देखो इंटरनल फैक्टर के अंदर हम क्या देखते हैं, इंटरनल फैक्टर के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या? एक तो जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक, और दूसरा अगर हम प्लांट के केसेस में देखें तो पीजीआरस हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या है? लाइट अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, CO2 की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर? अब ग्रोथ को हमने डिफाइन किया था क्या, कि इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। और दूसरा, प्लांट के रेफरेंस में हमने बोला था कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसा है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, जिसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है? थ्रू आउट द लाइफ हम देखेंगे। इसीलिए उनको हमने क्या कहा है कि प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर? अब दो टाइप के ग्रोथ को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है? जैसे प्लांट लंबाई में इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तो वो क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। और जब उनके गर्थ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो है सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आपने देखा था कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स की जब हमने बात करी थी, तो मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, डाइकॉट्स के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट दो टिश्यूज जो हमने एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ा था, यहां पर फिर से आप पढ़ोगे कि दो टिश्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। The tissues which are capable of division are the meristematic tissues, are the meristematic tissues. Clear है? And the tissues which lost the capability of division, which lost the capability of division are called as permanent tissues. ठीक, तो permanent tissues की जब हम बात करते हैं तो वहां पर divisions की बात नहीं करते हैं, वो differentiated tissues हैं which are able to perform their specific function, which are able to perform their specific function. तो ग्रोथ के लिए अगर हम प्लांट की बात करें तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक, की वजह से होता है। और मोनोकॉट्स के अंदर आप देखोगे कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? एब्सेंट। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हो, ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो साम मैंने बोला था, और ये है राम, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो राम कहाँ है? नीचे, साम ये शूट टिप। अब यहाँ पर ये है वेस्कुलर कैम्बियम, और lateral meristematic tissues which are present on lateral side are responsible for secondary growth, are responsible for secondary growth. अच्छा, दो क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर से सुनो। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या फिर सरफेस एरिया का इंक्रीज होना। अब यहीं पे क्वेश्चन सुन लो नीट में जो आया हुआ है, जैसे सरफेस एरिया किस में कंसिडरेशन करेंगे ग्रोथ में? लीफ। अगर हम लीफ में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम किसको देखेंगे कि उनका सरफेस एरिया कितना बड़ा, क्या हुआ। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरफेस एरिया की बात हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो लीफ के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर दूसरा जो आपने देखा था, नंबर, साइज, सरफेस एरिया और ड्राई एंड फ्रेश वेट, इसकी बात करेंगे। और इसमें एक और फैक्टर है कि अगर हम लेंथ में इंक्रीमेंट की बात करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पहला तो ये आता है कि प्लांट ग्रोथ कैन बी मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इस एक्सैनोमीटर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है
इससे हम प्लांट की कौन सी ग्रोथ को मेजर करते हैं, तो इस ऑक्जेनोमीटर से हम लेंथ मेजर करते हैं, यानी हम मेजर करते हैं प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को। किसको मेजर करते हैं? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को। बात क्लियर है सभी को? अब देखो ये था जो आप ग्रोथ देख रहे हो। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ हमने रिवाइज किया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था 3 फेजेस हैं मेनली इस ग्रोथ के। पहला जो फेज है, देखो इसमें जो फर्स्ट फेज है, इनको हम मेरिस्टेमेटिक फेज कहते हैं, या फिर हम फेज ऑफ सेल डिवीजन कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक फेज या फेज ऑफ डिवीजन। ये देखो, ये है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज ये, ठीक, या सेल डिवीजन फेज कहेंगे। द सेल्स इन दिस रीजन इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म, possess large conspicuous nuclei and their cell walls are primary in nature। अब ये एनाटॉमी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स have primary cell wall only which is elastic in nature, which is elastic in nature। बाद में उन पे डिपोजिशंस होते हैं, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, तो वहां पर हम सेल्स के डिविजन्स की बात करते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है वो यंग एंड एक्टिव रीजन है, ठीक। तो वहां पर एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है इसलिए वहां पर रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, वहां पर रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा। दूसरा जो हमने बात करा है मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद, फेज ऑफ इलोंगेशन की बात करते हैं। तो फेज ऑफ इलोंगेशन का मतलब क्या है? इलोंगेट होना, इनलार्ज होना, साइज में इंक्रीमेंट होना। तो जब साइज के इंक्रीमेंट की बात हम सेल के अंदर करते हैं, तो वहां पर याद रखना कि प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनील है, वैसे तो हम किसको मानेंगे? वैक्यूल्स को, ठीक। और इस जो कि आप देखते हो इमैच्योर या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर नॉर्मली ये वैक्यूल्स छोटे ही होते हैं या निग्लेजिबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये क्या होते हैं, मैचुरेशन की तरफ जाते हैं, इलोंगेशन की तरफ जाते हैं, तब ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे इनलार्ज करते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है, जो अभी आप देखे थे प्राइमरी सेल वॉल है विच आर इलास्टिक इन नेचर, अब उन सेल वॉल्स पे डिपोजिशन स्टार्ट होता है किस फेज में? फेज ऑफ इलोंगेशन और फेज ऑफ इनलार्जमेंट के अंदर। तो याद रखना इस बात को। लास्ट इसमें जो फेज आता है मेनली, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली मैचुरेशन फेज। या जैसे क्या होता है कि पहले तो ये डिवाइड हुए, फिर इनलार्ज हुए, अब इनलार्ज हो करके क्या हुआ, ये अब फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे पहले छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, फिर वो अपने कार्यभार संभालता है, ठीक। तो पहले क्या है, डिवीजन हुआ, इनलार्जमेंट हुआ, और फिर जाकर के वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो उस सेल्स की एक्टिविटी है, फंक्शनल रोल है। नाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शनल रोल। अब यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन आप देखते हो, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की हमने बात करी थी। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का मतलब उनका साइज, शेप और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। दूसरा हमने फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की बात करी थी। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मीजोफिल सेल्स हैं, तो मीजोफिल सेल्स आर एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, जो ये रूट हेयर्स हैं सपोज करो, तो वो क्या है, वो उनके अंदर कैसा फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हुआ है? उनके अंदर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हुआ है कि दे आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। उनको तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, तो उनकी फिजियोलॉजी अलग टाइप की होगी, और मीजोफिल सेल्स की फिजियोलॉजी अलग टाइप की होगी। बात समझ में आ गए? तो डिफरेंशिएशन हम दो जानते हैं, कौन सा? या तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं,
या फिर हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ याद हुआ। अब यहाँ पर दो हमने डिस्कस किया था ग्रोथ रेट्स, एक हमने बात करी थी अरिथमेटिक की और दूसरा जियोमेट्रिक की। अरिथमेटिक के अंदर आपने क्या देखा था कि भाई एक सेल डिवाइड किया, दो सेल बनाए, अब उसमें से फर्दर डिवीजन केवल एक सेल के अंदर ही होगा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक। और जो जियोमेट्रिक आप देखोगे तो वहां पर एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ, ऐसे जो पैटर्न होगा वो जियोमेट्रिक है। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना होगा एज इट इज। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अर्थमेटिक या अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो साफ है क्वेश्चन, एक लाइन टिक कर लो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आना होगा तो इसी लाइन से आएगा। यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो याद रखना ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स। क्लियर है? क्योंकि मैचुरेशन और डिवीजन ये दोनों अलग है, पहले डिवीजन की बात होती है फिर मैचुरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या देख रहे हैं कि केवल एक डॉटर सेल ही इन्वॉल्व होगा फर्दर डिवीजन के लिए, और दूसरा जो होगा वो डिफरेंशिएट और मैच्योर होगा। बात समझ में आ गई? अब ये एक क्वेश्चन या तो ये वाला पूछेगा या फिर दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो बनेगा कौन सा, ये एग्जाम इनका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप ये फॉर्मूला जो एल टी एल नॉट प्लस आर टी पढ़ते हो ये किसके लिए है, तो याद रख लो। यहाँ पर सिर्फ आपको दो लाइन याद रखना है, इससे बाहर का कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा गया है ना आगे पूछा जाएगा। सभी को क्लियर है? बिल्कुल। देखो ये जो हमारे पास एल टी एल नॉट प्लस आर टी है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, अरिथमेटिक ग्रोथ का। इसको ऐसे शॉर्ट में कहीं लिख लेना। और दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं इसमें ये सारा आप जानते ही हो, एल टी लेंथ है टाइम टी, एल नॉट लेंथ है टाइम जीरो, ठीक। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हो कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ है, ये कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, ये याद कर लेना, पूछा तो नहीं गया है लेकिन याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट जो हम बात करें जियोमेट्रिकल की, तो इनको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इनको जो हम एक्सप्रेस करते हैं मेनली वो किस फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे याद रखना, इसको हम W1 और यहाँ पर W1 W0 ERT, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फाइनल साइज है W1 और इनिशियल साइज है क्या, W0। R ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, T टाइम ऑफ ग्रोथ, E बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट उसमें मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था जिससे क्वेश्चन आने को मैंने बोला था, जब भी यहाँ पर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब रिलेटिव ग्रोथ ये रेट हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट आया था वो कितना था, 10%। लेकिन यहाँ पर जो हमने रिलेटिव ग्रोथ रेट देखा था वो देखा था 100%। क्लियर? अब देखो क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं ग्रोथ के लिए, इसको एक बार देख लो। तो कंडीशंस क्या नेसेसरी हैं ग्रोथ के लिए, जब हम ये बात करते हैं कंडीशंस क्या नेसेसरी हैं ग्रोथ के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे कंडीशंस में तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो ये है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो जब भी हम कंडीशंस की बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है प्लांट ग्रोथ के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी। तो नॉर्मली ग्रेविटी की तो हम बात नहीं करते हैं क्योंकि
वो तो एप्लीकेबल है। मेनली जो कंसर्न है वो है वाटर और लाइट और टेम्परेचर। ये हैं जो, वैसे तो हमने बोला वाटर के साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, लाइट सब इसेंशियल है। मेनली क्या है, वाटर और ऑक्सीजन और यहाँ पर टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सभी को याद भी होंगे, मैंने आपको इसको याद भी कराया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद है ना सभी को। अब देखो टेम्परेचर का मैंने बोला था कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में। क्या कि टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, और हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी कैटाबोलिक या एनाबोलिक प्रोसेस है, वो सब एंजाइम बेस्ड हैं। और एंजाइम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो किसका है, टेम्परेचर का। फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन को। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है दे बिकम परमानेंट, दैट इज डिफरेंशिएशन। जो परमानेंट स्ट्रक्चर आया है मोस्टली आप देखते हो कि अब उनमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा, बट some permanent tissue again become meristematic by the process of de-differentiation, and these are secondary meristem. These secondary meristem again by the process of redifferentiation become permanent, ठीक, and lost the capability to divide। तो ये तीनों टर्म मैंने आपको बहुत कई बार बता दिया कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का क्या एक्टिविटी है, प्रोसेस है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कई बार, कि जब भी हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सारा आपने देखा है। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टेस्ट में कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो प्लांट डिफरेंट पाथवेज फॉलो करता है। प्लांट, देखना ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। ठीक, जैसे, अच्छा ये बहुत ब्रॉड है, इसको ह्यूमन रेस्पेक्ट में भी आप समझ सकते हो। जैसे दो ही चीजों का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, दो ही चीजों का तो इंपैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। एक कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं। ठीक, तो और दूसरा क्या है, हम किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे विचार किस बात पे निर्भर करते हैं। पहला कि हम किस इन्वायरमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरा हम किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चा है तो बच्चे जैसी सोच रखेगा, बूढ़ा है तो बूढ़े जैसी सोच होगा, जो जवान होगा उसकी सोच अलग होगी। तो ये प्लांट के डेवलपमेंट में भी आप देखोगे कि सेम है। ठीक, जो पाथवे है डेवलपमेंट का वो भी दो चीजें ही डिसाइड करेगा। पहला कि प्लांट किस इन्वायरमेंट में है, और दूसरा प्लांट किस डेवलपमेंटल फेज में है। बात क्लियर है। तो अब इस प्लांट की इस एबिलिटी को, प्लांट की इस एबिलिटी को हम साइंटिफिक टर्म देते हैं, एंड दैट साइंटिफिक टर्म is called as plasticity। ठीक, what is plasticity? अब आपसे कोई पूछे कि प्लास्टिसिटी कहते किसको हैं, तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लास्टिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट। देखो दोबारा लॉगिन कर रहा हूं मैं,